Hi everyone. Good afternoon to all of you. Good afternoon to you. Yes. तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 में हमने स्टार्ट करना है अपना इंडियन पॉलिटी से। yes. अब इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने टॉपिक्स लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने फोकस करना है, यस, कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं, यस। लेकिन पहले हम टारगेट करेंगे कि कौन से पढ़ने हैं। स्किप तो तभी पता चलेगा, पहले पता भी होना चाहिए। Okay, so Indian polity, we will start the topics with the basic understanding of constitutional developments जो कि आपका ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हुए थे, रूलिंग दी ब्रिटिश पीरियड ना। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे उससे स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमारी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स वो हम अलग से डिस्कस करेंगे पैरेलली, यस। बट यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट एक्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट एक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी यस रेगुलेटिंग एक्ट, देन 1781 अमेंडमेंट एक्ट, देन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है ना, क्या हुआ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यस। ये जो आपके डिफरेंट एक्ट्स है ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम चांस है कि बनता ही नहीं है मेंस से क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो थोड़ा सा रेलिवेंट है, ठीक है, लेकिन इतना रेलिवेंट कि वो मेंस के क्वेश्चंस फॉर्म हो जाए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट्स आ जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है चार्टर एक्ट्स में, जैसे कि आपका 1793 का, जिसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांड करता है कमांडर इन चीफ की पावर एज वेल एज गवर्नर जनरल की पावर, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा 1793, फिर 1813, 1833, यस, 1853, ठीक है। उसके बाद काउंसिल एक्ट 1861, 1892, यस, 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे होते है ना, और आपको मैं बताऊं कि मुझसे पूछते कि सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और कौन सा हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक यूपीएससी के प्रीलिम्स और मीन्स में, पिट्स इंडिया एक्ट, देन चार्टर एक्ट 1833 और 1813, देन 1909, 1919, 1935, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग इसमें सारे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इसी टाइम पे क्यों हुए, पहले क्यों नहीं आए? क्या क्वेश्चन आया दिमाग में कभी? आया है? बताओ ज़रा क्यों हुए होंगे।
बोलो बोलो। लोकल गवर्नमेंट, ओके। और सोचो, कोई भी कानून आ रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण तो क्या था इस टाइम पे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना हमारी, हमारी मतलब ब्रिटिशर्स की, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की, वो क्या कर रही थी? करप्शन में इंगेज थी। करप्शन, और ऊपर से डिमांड कर रहे थे वहाँ से पार्लियामेंट से, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से, ब्रिटेन से, कि भाई हमको तो लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज के ऑफिशियल्स थे वो पैसा कमा के खूब जा रहे हैं। अब शक हो गया उसको, पार्लियामेंट को, इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको पता है जो हुड़दंगी बच्चा होता है फिर पेरेंट्स उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक बार आपने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ दिया तो पेरेंट्स फिर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर पेरेंट्स को शक होता है ना, शक की जो शक होता है, फिर पेरेंट्स आपको कंट्रोल करेंगे अच्छा खासा। तो वैसे ही इन्होंने करा, ब्रिटिश ने स्टार्टेड कंट्रोलिंग दी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट, यस। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रोविजंस देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो सबसे पहले हमने इसका रीज़न जान लिया, वाई वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले प्रोविजंस देखेंगे हम किसके, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, गवर्नमेंट्स, है ना। सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ कंट्रोल, मतलब सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ कंट्रोल, अब सेंट्रलाइज मतलब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इनके अफेयर्स को रेगुलेट कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेगुलराइजेशन ऑफ दिस इंडिया कंपनी अफेयर्स डन, ठीक है, विद द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और फिर गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है भाई करप्शन चल रहा है। अब उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके प्राइवेट मेंबर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे, उनको क्या करा, ब्राइब लेने से मना कर दिया, गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया। तो ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, they were restricted not to take the bribes, yes, रिश्वत नहीं लेनी है, गिफ्ट्स नहीं ले, ठीक है। तो ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, ब्राइब लेने से मना कर दिया, गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया। तभी तो ये एक्ट लाया, नहीं तो क्या फ़ायदा, करप्शन ही तो चल रहा था उनके पास। उसके बाद कोई आया क्या? उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश करा, जिसमें कि सर एलिजे इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए। इनके साथ और भी 3 जज, है ना, जो कि इसको कंट्रोल करते थे। बट ये थोड़ा सा इन्होंने बनाया था सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पे पावर्स डिफाइंड नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पे क्लैशेस आ रहे थे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के, क्लैशेस बिटवीन दी सुप्रीम कोर्ट एंड दी गवर्नर जनरल। और इसके बाद उन्होंने क्या करा, और गवर्नर जनरल के साथ काउंसिल बनाई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल 4 मेंबर्स की, ठीक है। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स रहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो तो ऑलरेडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ही चल रहा था अभी तक कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर जनरल अभी तक, अभी कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के साथ, ठीक है। ये सिंपल सा यहीं से, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, स्टेट पीसेस में पूछ ले, लोअर पीसेस में,
तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रख लेना है कि भाई फर्स्ट स्टेप जो सेंट्रलाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बनाया गया, ना कि इंडिया, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल्स को मना कर दिया था ब्राइब फॉर गिफ्ट लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे पावर्स डिफाइंड नहीं थी। अब कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे यहाँ पे, अब कन्फ्लिक्ट्स हो गए तो इसके लिए फिर एक्ट आता है आपका नहीं 1781 अमेंडमेंट एक्ट। पढ़ा है आपने ये? नहीं पढ़ा है? ठीक है। तो अमेंडमेंट एक्ट जो है बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, इनके बीच बन नहीं रही थी, इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, इसीलिए यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो झगड़ा है। अब इन्होंने बताया, अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की पावर डिफाइन करी इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया तो कलकत्ता की इनहेबिटेंट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उनको जजमेंट दे सकता है, और मुस्लिम जो है मुस्लिम्स के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे, हिंदूज जो है हिंदूज के लॉ के अकॉर्डिंग। बट जो रिवेन्यू मैटर्स है, जो रिवेन्यू मैटर्स है आपके, वो आपका कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर जनरल, ठीक है। रिवेन्यू मैटर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और कोई भी इशू किसी भी प्रेसिडेंसी से रेवेन्यू से रिलेटेड आता है, या जो आपके लोअर जुडिशरी वाला इशू है, कोई भी इशू है लोअर जुडिशरी का, वो आपका मतलब बेसिकली प्रोविंशियल जो कोर्ट्स होंगे, प्रांत के जो कोर्ट्स होंगे, यस प्रांत बोलते हैं ना प्रोविंशियल को, प्रोविंशियल जो कोर्ट्स होंगे उस पर कोई भी इशू होगा तो अभी किसके पास जाएगा? गवर्नर जनरल को। यहाँ पे कलकत्ता, ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ क्या है एरिया है? कलकत्ता। उसमें भी मुस्लिम्स जो है अकॉर्डिंग टू दी मुस्लिम्स लॉस एंड हिंदूज अकॉर्डिंग टू दी हिंदूज लॉस। बस यही याद करना है। टफ लग रहा है आपको? कुछ लगा टफ? क्यों नहीं लगा टफ? समझ में आ गया? पक्का? बताओ मुझे जल्दी से, 1773 एक्ट बताओ, क्या प्रोविजंस है उसके? और तो कोई है नहीं। जोर से बोल लो, जोर से। गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उससे बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसमें कोर्ट डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मतलब पावर डिफाइन की थी। फिर उसके बाद वहाँ पर मतलब और सर जो बॉम्बे था और मद्रास था ना, वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अंडर काम करता था। मतलब सबऑर्डिनेट थे, लेकिन ये सबऑर्डिनेट जो है ना 1833 में आ जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहेगा पॉइंट यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन नहीं है, हाँ अभी इंडिपेंडेंट हो, अभी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन नहीं है। ये लिखा देते हैं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके, लेकिन वो जब डेप्थ में पढ़ते हैं ना तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी इसमें भी ना। बस आपने यही फैक्ट्स याद रखने। 1781 बताओ, एकदम कॉन्फिडेंट होके बताओ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसमें थोड़ा सा जोर से बोलो। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें जो रेवेन्यू रिलेटेड चीज़ें थी वो गवर्नर जनरल के पास जाती थी, और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स मतलब डिफाइन थी वो हिंदूज के लिए मतलब अलग थी और मुस्लिम्स के लिए। और प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो आपका गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता तक सीमित है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होके बोलना है, जो डरना है क्या है, मतलब डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके बाद बताओ जल्दी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों? ये आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीलिम्स से पूछा गया है पीसी के, तो स्टेट पीसी से प्रीलिम्स में भी आया है कभी कभी क्वेश्चन ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं, यस कहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया, कहाँ से पूछा है? ठीक।
वेरी गुड, और डुअल गवर्नमेंट हुई थी। बहुत बढ़िया। कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे ये दो बॉडी बनाएगी, मतलब दो बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप करा गया जिसमें कि आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे। अब ये इन्होंने ये बनाया स्पेशली कंट्रोल द रेवेन्यू, मिलिट्री और वेरी गुड सिविल अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, है ना, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स और रेवेन्यू रिलेटेड अफेयर्स, इसके लिए इन्होंने बना दिया। 6 मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में अराउंड 24 मेंबर्स थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे आपके, कंपनीज के अफेयर्स बेसिकली, ये देखेंगे आपका, मतलब बेसिकली डुअल पॉलिटी का स्ट्रक्चर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है सबसे ज़्यादा, जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया है, फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो टेरिटरीज ऑक्यूपाइड करी थी, द कंपनीज ऑक्यूपाइड मेनी टेरिटरीज इन इंडिया, तो उनके द्वारा जो टेरिटरीज ऑक्यूपाइड करी थी, दे वर नाउ कॉल्ड दी ब्रिटिश पॉसेशन टेरिटरीज, दे वर नाउ ट्रीटेड एज ब्रिटिश पॉसेस्ड टेरिटरीज। पॉसेस करना है ना किस चीज़ को, तो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज नाउ टर्म्ड एज ब्रिटिश पॉसेस्ड टेरिटरीज। बस ये इसका फैक्ट है, यही प्रीलिम्स से पूछा गया था। कोई डाउट बता दोगे अब, बताओ जल्दी। ये तो ऐसे हवा में हो जाने चाहिए, सही आंख बंद करके एकदम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉन्फिडेंट हो गए बोलो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो मतलब रेवेन्यू, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो कंपनी के अफेयर्स मतलब वो देखा था। उसके बाद पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश वो कहा, बोलो बोलो बोलो, डर क्यों रहे हो। पहली बार जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी कंपनीज की, अब उससे बोला जा रहा है ब्रिटिश पॉसेस्ड टेरिटरीज। ठीक है, अब बोलो, जोर से बोलना है एकदम, जैसे सोच लो कि आपका कोई खाना छीन रहा है और आप एकदम से गुस्सा हो गए। ये पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल, एकदम कॉन्फिडेंट होना। बोलो, जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड मतलब टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश ऑक्यूपाइड मतलब टेरिटरीज कहा जाता है। पॉसेस्ड समझ रहे हो आप, पॉसेस कर लिया उसको। कोई डाउट। उसके बाद आता आपका चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले एक एक्ट है 1796 का। यस, अब इसमें क्या था, कॉर्नवालिस डिमांड करता है यहाँ पे ना, कॉर्नवालिस डिमांड करता है कि भाई मुझे कमांडर इन चीफ भी बना दो, है ना, साथ में गवर्नर जनरल भी दे दो। मतलब ये बोल रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसको कमांडर इन चीफ की पावर भी दे दो, मिलिट्री पावर्स भी दे दो। 1796 में डिमांड रखता है। तब क्या करते हो लोग, इसकी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले, भाई चलो ठीक है। फिर 1813 में जो भी गवर्नर जनरल रहते हैं, अब फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल रहेगा उसको कमांडर इन चीफ की पावर भी दी जाएगी। 1813 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1 लाख की बात करी जाती है कि भाई 1 लाख जो है, 1 लाख रुपये जो है हम लोग एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट करेंगे, है ना, एजुकेशन इन्वेस्ट करेंगे, ये बात करी थी। इसके बाद यहाँ पे आपके क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते हैं एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए, लेकिन उनका कुछ और ही मकसद होता है। उनका क्या मकसद होता है, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। जो गलती पुर्तगाल ने ज़बरदस्ती करके करी थी वो गलती ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे। पुर्तगाल ने पढ़ा था ना, पुर्तगाल मतलब पोर्तुगीज़,
उन्होंने क्या करा था, ज़बरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन करा था, पकड़ पकड़ के हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे थे, बैकलैश हो गया, मार पड़ेगी, बताए नहीं तो मार पड़ेगी उनको, जिसकी वजह से एक फेलियर ये भी माना जाता है। और ब्रिटिशर्स लर्नर बहुत अच्छे थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, गलतियों से सीखते थे। तो उन्होंने देखा यार अगर हम ज़बरदस्ती इंडिया को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्रिश्चियन उसमें, तो कहीं ना कहीं हमें बैकलैश हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरी भीड़ तो नहीं थी। अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था, इंडियंस ही पार्टिसिपेंट थे। धीरे धीरे करके उन्होंने स्प्रेड करा क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अप्लाइड होती है। डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला कि जो अपर का हायर ग्रुप है थोड़ा सा उनको पढ़ा दो, वही लोग जो है आगे जाके अवेयर कर देंगे दूसरे लोगों को, जिसमें कि आपका वुड्स डिस्पैच एक्ट आता है एजुकेशन के लिए, है ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज पे तो बहुत बाद में आती है बातें कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ, पहले तो इंग्लिशिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, वो सारी चीज़ें, उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी में शायद आप पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा। सारी चीज़ें लिंक करनी है एक दूसरे से, तो यही था इस एक्ट के बारे में। फिर ये बोलते हैं भाई जो लोकल गवर्नेंस था उसको पावर दी गई थी, भाई वो पेनल्टी लगा सकते हैं, फीस लगा सकते हैं, नॉर्मल फीस, फाइन लगा सकते हैं, उनका खर्चा पानी वहीं से निकल जाएगा। बस ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस एक्ट की थी। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इस एक्ट में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ट्रेडिंग राइट्स अब उसके फिक्स हो गए थे, लेकिन मोनोपोली अभी भी उसकी कहाँ पे, चाइना में, और ट्रेड विद टी, ठीक है। अब वहाँ चाइना में क्या चलता था कुछ पता है, वेरी गुड, ओपियम कल्टीवेशन। अब यहाँ पे मोनोपोली को ब्रेक करने का मतलब क्या है एक्चुअली, और लोगों को अब ओपन कर दिया कंपटीशन, अब और लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर 1833 में तो पूरी तरह से उसको मोनोपोली को ख़त्म कर देते हैं, फिर ओपन हो जाता कंपटीशन, ठीक है, पक्का। बताओ फिर जल्दी जल्दी। 1796 में जो कॉन्फ्रेंस था हम्म, उसने कहा कि गवर्नर जनरल को ही, मतलब गवर्नर मतलब चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, नहीं चीफ इन्फॉर्म कमांडर इन चीफ, हाँ कमांडर इन चीफ, सॉरी, कमांडर इन चीफ की जो पावर है वो दी जाए। हम्म, उसके बाद 1833 में ऐसा हुआ कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए एजुकेशन के लिए, और चाइना मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते, लेकिन मतलब सिर्फ ना चाइना से, और चाइना से ओपियम टी और मतलब उसका ही ट्रेड रह गया था, बच गया था लास्ट में। और ईसाई मिशनरीज आ गए थे कन्वर्शन के लिए, मतलब ये जो प्रोसेस था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, जो हायर मतलब ऊपर वाला ग्रुप था उन लोगों को कर रहे थे, ताकि वो और लोगों को बाद में जाकर कन्वर्ट करें। वेरी गुड। कोई टफ चीज़ लगी? ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट जब डिवाइडेंस वाला पॉइंट भी जरूरी है 1833 में, है। वो 10.5% डिवाइडेंस रखा था ना, 10.5% डिवाइडेंस रखा था लाभांश, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको उतना ही सफिशिएंट है। पेपर क्लियर करना है हमने, बाकी जगह से जहाँ से भी आपने अभी तक सीखा है उसको रफ कर देना एकदम, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके नहीं चलने। आईएएस बनना है, जितना बताया जाएगा, जितना समझना है बस उतना ही, ठीक है। बाकी जो भी नॉलेज है खुद का उसको भूल जाओ, समझ लो कि ये पास था मतलब ठीक है। और ह्यूमंस की सबसे अच्छी टेंडेंसी ये रहती है राइट टू फॉरगेट, है ना, ह्यूमंस का ये रहता है। क्या करें, ह्यूमंस को करना ही पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है ना, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। 1833 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अब यहाँ पे हटा दी गई, अब ओपन कंपटीशन चल रहा है, अब सब लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और गवर्नर जनरल बंगाल का अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो आपके प्रेसिडेंसीज थी ना,
बॉम्बे और मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है नहीं छीन ली गई थी। यहाँ पे प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है छीन ली गई थी। अब उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी, 1861 में होता है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, आपका मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, ऐसे ही नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के वैसे ही नोट्स होते हैं, की पॉइंट्स से याद रखने होते हैं। यही है मेरे नोट्स, ऐसे ही है सारे, पेज 1 पेज नोट्स। प्रीलिम्स से सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर अपनी लैंग्वेज लिखना है। प्रीलिम्स के नोट्स है इस टाइप के, ताकि देखो ना आपको समझ में आ रही, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली हटा दी, गवर्नर जनरल बंगाल हट गया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, प्रेसिडेंट की बॉम्बे मद्रास, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हटा दी थी, छीन ली थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास लगी, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और इस एक्ट में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे लॉ मेंबर को भी ऐड करा गया, ठीक है, लॉ मेंबर, जिसमें कि लॉर्ड मैक्यूले है ना, मैक्यूले, ठीक है, वो हो गया। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और करी थी, डेट ट्राइड, कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन हो सिविल सर्विसेज में, इंडियंस को भी हायर जो आपके लोअर सर्विसेज उसमें इंक्लूड करा जाए, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज करते हैं इस चीज़ का, इसलिए उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा जाता है। तो फर्स्ट एक्ट जिन्होंने थोड़ा सा मतलब उस पर बात करी थी, भाई ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज में, मतलब बेसिकली इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी जो है ना, भाई उसमें इनको पार्टिसिपेट करने दो, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया, ठीक है, पक्का बताओ फिर जल्दी जल्दी। ये एक्ट तो ऐसे ही है, एक तो फिंगर, एक अंगुली का काम है ये तो। हाँ, जो वो मतलब बॉम्बे और मद्रास थे, उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर खो दी थी, और गवर्नर जनरल या उन्हें मतलब कंट्रोल, हाँ, काउंसिल की मतलब बनाई गई, लॉ मेंबर बनाया गया। बताओ बताओ। कितने पॉइंट्स इनफ है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाएंगे इतने से। हाँ, बस थोड़ा सा बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंट रखना है अपना, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, घबराना नहीं है। ऐसा लगता है बहुत डरे हुए हो, जैसे आपको कोई धमका रखा हो किसी ने, कोई मतलब ऐसा है कि बंदूक लेके खड़ा रहता है, कि कॉन्फिडेंट रखना है, इंडिपेंडेंट इंडिया के मेंबर हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, वेरी गुड, 1853 एक्ट। 1853 का इंपॉर्टेंस क्या है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो की पॉइंट है, इसको मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है ना। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है पार्लियामेंट का, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोकल प्रोविंशियल उसमें उनको इंडियंस को अलाउ कर दिया जाता है, जैसे महाराजा बनारस, पटियाला, और सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। और फिर इंडियंस जो है ओपन कंपटीशन अलाउड सिविल सर्विसेज में, और फिर जो कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज है यहाँ पे अलाउड कर देते हैं इंडियन को। अब कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज बेसिकली मीन्स आपका जो हायर सर्विसेज रहती है, मतलब जैसे कि आपका IAS IPS वो सारी चीज़ें। नॉन कोऑर्डिनेटेड मतलब लोअर सर्विसेज, हाँ, इंडियंस को अलाउड कर देता है। बस यही याद रखना है, यही क्वेश्चन आता है। हाँ, जो उसमें फेल हो गया था 1833 में, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट कर दिया जाता है, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। फिर आपका 1861, हाँ पूरी एबलिस्ट हो गई थी, ये भूल गए थे, क्यों भूल गए थे। अब आपका 1861 है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका, जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी
जो छीनी गई थी 1833 एक्ट में, उसको वापस दी गई थी। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब डिपार्टमेंट मिलेंगे अब, डिपार्टमेंट दिया जाएगा। कुछ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन होता है। इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, पंजाब में कुछ ऐसी न्यू लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे बजट का थोड़ा सा मेंशन होता है, 1860s है ना, 1861 में आ जाता है, बस इसमें ये याद रख लेना है। और यहाँ पे आपका बिगिनिंग ऑफ मतलब यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1858 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1858 इंपॉर्टेंट, 1857 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1858 उसमें आ जाएगा हिस्ट्री वाले सेक्शन। जब 1857 रिवोल्ट पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि 1858 एक्ट इसीलिए लाया था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसके लिए पहले जाना है 1857 का रिवोल्ट है। नहीं तो बच्चा रटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा। यही फ़र्क होता है। बताओ अब जल्दी, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? और सर पोर्टफोलियो, वो डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हो गए, डिपार्टमेंट्स में पोर्टफोलियो में डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो गई चीज़ें, पावर्स मीन्स। वेरी गुड। और बताओ हंस क्यों रहे हो? याद आ जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। वही है, बस इतना याद रखो, पोर्टफोलियो सिस्टम, बजट का इंट्रोडक्शन और पावर्स को उनकी वापस दे देते लेजिस्लेटिव। वेरी गुड। अब आपका 1892 एक्ट, 1892 में क्या था आपका? 1892 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर में नहीं आता है, बट यहाँ पे बताते हैं कि बजट का डिस्कशन, ठीक है। अब इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते थे, थोड़ा सा बजट का, और यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट टाइप का निकल के आता है। और जो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, इंडिया की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी जो थी उसमें इंडियंस की, यस बेसिकली नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी इंडियन काउंसिल्स में, वहाँ पे इंडियंस को इंक्लूड कर देते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ठीक है। बस इसको इतना याद नहीं रखना, इसको चाहे भूल ही जाओ आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका 1909, 1919, 1935, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। अभी इतने ही एक्ट्स आप ढंग से पढ़ लो, उस चीज़ को रिवाइज कर लो, है ना। कोई डाउट कोई किसी चीज़ का है? क्योंकि इतना बहुत है। अब वो पूरा इसमें तो पूरी क्लास खींच लेते हैं इन एक्ट्स में, बस वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमने, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूपीएससी का सिलेबस में 6 महीने में भी करा सकता हूँ, क्योंकि हमने तो सारा सिलेबस पढ़ा है लेकिन वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको ऑफ कर देता हूँ।